अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो आप लोग? शमसा, निशा, कैसे हो आप लोग? शमसा, मैसेज सबको कन्वे करो, जल्दी से ज्वाइन करें। आप लोग 10 मिनट्स जो है इसी में वेस्ट कर देते हो। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ऑलमोस्ट जिन्होंने भी क्लास अटेंड करनी थी वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ओके क्लास में आप लोग को ग्राम नेगेटिव प्रोफाइल के बारे में पढ़ा, ग्राम नेगेटिव रोड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इक्वलाई भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा साल्मोनेला वो भी हम लोगों ने पढ़ ली है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? मैं जैसे स्लाइड्स आगे आगे कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। शगीला हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें से जो थी लास्ट वाली स्लाइड्स, ट्रीटमेंट प्रिवेंशन, वो रह गई थी। ओके क्लास क्लियर? फिर भी ये है कि अब 2 स्लाइड से पढ़ाने से पहले मैं उसका फिर से ओवरव्यू दे रही हूँ शगीला स्पीशीज से रिलेटेड। डिजीज़ जो है वो इंटेरोकोलाइटिस करता है। इंटेरोकोलाइटिस जैसे आपको नेम से इंडिकेट हो रहा है कि कोलाइटिस में कॉलन की इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फैकल्टेटिव है, ग्राम नेगेटिव है, रोड्स है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है, नॉन मोटाइल है। और साल्मोनेला के कंपैरिजन में ये नॉन मोटाइल है, बट साल्मोनेला जो है वो मोटाइल है। ये इनका मेन डिफरेंस है, आप लोगों ने याद रखना है। हैबिटेट इसका ह्यूमन कॉलन है और ट्रांसमिशन जो है फीकल ओरल रूट के थ्रू होती है। पैथोजेनेसिस इसकी क्या है कि सबसे पहले जो है वो कहाँ पर इसकी इन्वेजन होती है? म्यूकोसा ऑफ द इलियम एंड कॉलन। सबसे पहले इसके क्या है, इसने इन्वेड करना है, मतलब उसके अंदर पेनिट्रेट करना है, किसके अंदर? हमारे इलियम और कॉलन के अंदर, बट डज नॉट पेनिट्रेट फर्दर। कहते हैं कि बस इसकी पेनिट्रेशन इतनी डीप नहीं होती जिसकी वजह से ये क्या कहता है, सेप्सिस वगैरह कॉज नहीं करता। एंडोटॉक्सिन जो है वो सेल वॉल में प्रेजेंट है। एंडोटॉक्सिन आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्राम नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जब भी उसकी पैथोजेनेसिस किसी भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे, चाहे कोकाई में है या रोड्स में है, तो उसमें एंडोटॉक्सिन हमने साथ में ज़रूर उसका रोल बताना होगा। एटलीस्ट इतना ज़रूर बताना होगा कि एंडोटॉक्सिन भी ये प्रोड्यूस करता है।
इन्फेक्शियस डोज जिसको इंडिकेट करते हैं ID50, ओके, इज मच लोअर 1 to 10 ऑर्गेनिज्म देन दैट ऑफ साल्मोनेला। कहते हैं कि ये जो है इसकी ये बैक्टीरिया जो है इसको इन्फेक्शन कॉज करने के लिए जो है नंबर ऑफ जो है बैक्टीरिया के कम रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट 1 से 10 भी नंबर हैं तो ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, बट साल्मोनेला को जो है वो इससे ज़्यादा नंबर्स चाहिए होते हैं। साल्मोनेला के फॉर एग्जांपल वो 10 से ज़्यादा होंगे, 10 चाहिए, 10 मोर देन 10 ही उसे चाहिए होंगे तब भी वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। द इन्फेक्शियस डोज ऑफ शिगेल्ला इज लो। अब वो कहते हैं कि इससे क्यों कम नंबर में, अगर फॉर एग्जांपल 10 बैक्टीरिया भी हैं शिगेल्ला के हमारी बॉडी के अंदर तो ये इन्फेक्शन कॉज कर देगा। वो कहते हैं क्यों कम नंबर पर ये क्यों कॉज कर सकता है, क्योंकि क्या है कि ये स्टमक के अंदर, जैसे हमारे इंटेस्टाइन की स्टमक की हमारे बात हो रही है ना GIT सिस्टम की, तो वहाँ पर ये इन्फेक्शन वगैरह कॉज करता है। कहता है कि ये एसिड से रेजिस्टेंट है। मोस्टली बैक्टीरिया जो है स्टमक में जाकर क्या होते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं ड्यू टू दिस एसिड, बट दिस बैक्टीरिया हैज़ अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस एसिड। इस वजह से इसे कहते हैं कि इसकी सिर्फ जो है वो नंबर जो है वो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। आगे क्या है, चिल्ड्रन इन मेंटल। अब कहते हैं कि किन लोगों में ये जो है शिगेलोसिस डिजीज़ जो है वो ज़्यादा होती है। ऐसे बच्चे जो कि मेंटल इंस्टीट्यूशन में है या फिर डे केयर सेंटर्स आप लोग को पता होंगे, जिसमें जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं तो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, ज़ाहिर है जिनके घर में कोई संभालने वाला नहीं होता, तो वो क्या करते हैं अपने बच्चों को ऐसी जगह पर जिसे डे केयर सेंटर्स कहते हैं वहाँ पर छोड़ कर जाती हैं जहाँ पर हर वर्किंग वुमेन, मोस्टली फॉर एग्जांपल हमारे हॉस्पिटल में भी ऐसे कोई डे केयर सेंटर बना होगा जिसमें शालामार हॉस्पिटल की जितनी भी वर्किंग वुमेन्स हैं वो अपने बच्चों को छोड़कर जाती होंगी और अपना काम करती होंगी, फिर वापसी पे ले लेती हैं। सही है, तो वो डे केयर सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर बहुत से बच्चे होते हैं, एक ही टाइम में इकट्ठे होते हैं, वहीं पे खाना पीना खा रहे होते हैं, वहीं पे क्या होता है वॉशरूम वही यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनमें जो होता है ये आउटब्रेक ज़्यादा होता है। बट वो कह रहे हैं कि क्रॉनिक कैरियर स्टेट इसमें नहीं देखी जाती, मतलब इन्फेक्शन हुआ ट्रीट हो गया और ख़त्म हो गया, फिर इन्फेक्शन हुआ ट्रीट हो गया, ये नहीं होता कि कोई भी बैक्टीरिया उसकी बॉडी के अंदर सर्वाइव करे और जो है कैरियर स्टेट में रह सके। लेबॉर्टरी डायग्नोसिस क्या है, ग्राम स्टेनिंग करते हैं और कल्चरिंग के थ्रू डायग्नोस करते हैं। नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज हैं और ईओसी-मिथाइलिन ब्लू एगर, मैकॉनकी एगर, ये मैकॉनकी एगर ही ग्राम नेगेटिव में ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है आइडेंटिफाई करते हैं। एग्लूटिनेशन टेस्ट मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है, क्लम्पिंग टेस्ट होता है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडीज़ का आपस में इंटरेक्शन होता है। अब हमें ये पता है कि फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि ये शिगेल्ला का बैक्टीरिया शिगेल्ला है, तो अब शिगेल्ला के अगेंस्ट जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ है हमने वो लैब के अंदर पड़ी हुई है, हमने उस सैंपल के ऊपर डाल ली, तो हमने देखा कि क्लम्पिंग हुई तो हमें कंफर्म हो गया कि ये शिगेल्ला ही है। सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर एंटीबॉडीज इन द पेशेंट सीरम आर नॉट डन। कहते हैं कि सीरोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो इतने यूजफुल नहीं होते। ट्रीटमेंट क्या है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट है। इसके अलावा ये मैंने आपको बताया था फॉर एग्जाम्पल डायरिया, जितने भी ये हमारे जो इंटेरोकोकाई में आप लोग को पढ़ा रही हूँ वो डायरिया मस्ट कॉज करेंगे, क्योंकि इनका लिंक किसके साथ है, हमारे इंटेस्टाइन स्टमक के साथ है, हमारे GIT सिस्टम के साथ है। अगर GIT सिस्टम ज़रा भी डिस्टर्ब होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, डायरिया ही होगा। तो डायरिया में आप लोग को ये ग्राम नेगेटिव में आपके माइंड में ऑटोमेटिकली उसकी डिजीज़ एक डायरिया ज़रूर आनी चाहिए। तो ट्रीटमेंट में क्या आप लोग उसका लिख सकते हो, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट। वो कह रहे हैं कि अगर सीवियर केसेस में अगर फॉर एग्जांपल बहुत सीवियर डायरिया हो गया तो तब सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं। प्रिवेंशन क्या है, पब्लिक हेल्थ मेजर्स है। पब्लिक हेल्थ मेजर्स में किस तरह, सेवेज डिस्पोजल है, क्लोरिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई है, स्टूल कल्चर्स है, फॉर फूड हैंडलर्स, इसके अलावा वॉशिंग है, हैंड वॉशिंग है। प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स जो है वो नहीं यूज होती है, वैक्सीन भी इसकी कोई अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब तक जो है हमने 3 जो है वो ग्राम नेगेटिव रोड्स पढ़ ली है, इकोलाई, साल्मोनेला और शिगेल्ला। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है, मैं अगला बैक्टीरिया जो है स्टार्ट करने लगी हूँ। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल आप लोगों ने जो उसकी 1-2 बातें डिफरेंट याद रखनी है वो उसकी फर्स्ट वाली स्लाइड ही होगी, जो कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो भी सेम ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि सारे ग्राम नेगेटिव हैं, रोड्स हैं। आगे बस ये कि कुछ क्या है, किसी एक चीज़ की फर्मेंटेशन कर रहे हैं, कुछ उसकी फर्मेंटेशन नहीं कर रहे।
तो ये मैं लास्ट पे एक टेबल बनाऊंगी जिसमें इसकी फर्मेंटेशन के बारे में भी क्लियर लिखा होगा। जैसे कि आपको हेपेटाइटिस में मैंने एक टेबल बना के दिया, ग्राम नेगेटिव कोकाई का टेबल है, ग्राम पॉजिटिव में सारा डाला हुआ है ना टेबल्स, जो उनकी मेन बातें डिफरेंसेस होंगी वो उसमें मेंशन होंगी। तो ये देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, बट एटलीस्ट आप लोग को इतना तो पता चल रहा है ना कि शिगेल्ला ने क्या डिजीज़ कॉज की है, साल्मोनेला क्या कॉज करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्या है, आप लोग को इनके नेम्स तो पता चल रहे हैं ना कि ये इतने बैक्टीरिया, इतनी टाइप्स के बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करते हैं। क्लास साथ साथ पार्टिसिपेट करो आप लोग, ताकि मुझे साथ साथ ये तो पता चले कि मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, आप लोग उसे सुन भी रहे हो। ओके, विब्रियो कॉलरा, आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है इस कॉलरा से रिलेटिव कुछ है तो मुझे बताएं, ताकि मुझे ये भी पता चले कि आप लोग सुन रहे हो। विब्रियो कॉलरा, आप लोगों ने जब शेप्स पढ़ी होंगी तब इसका नेम तो पढ़ा होगा ना विब्रियो कॉलरा का। इसकी कोकाई है, बेसलाई, मतलब किस तरह की है ये? चलिए क्लास, कॉलरा डिजीज कॉज करता है, कोमा शेप है। मैं मुझे पूछना चाह रही थी, आप लोगों ने कोमा शेप में इसकी पढ़ी होगी शेप। कोमा शेप है, ग्राम नेगेटिव रोड्स में है। स्पाइरल शेप में हम उसे ये स्पेसिफिक नहीं कह सकते, स्पाइरल जो है इसका कोमा है, बट ये है ग्राम नेगेटिव रोड्स में ही कंसीडर होता है। कोमा शेप होते हैं, ठीक है, कोमा शेप ग्राम नेगेटिव रोड्स हैं। अच्छा, और इनकी क्या स्पेशल बात है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम इंटेरोबैक्टीरिया। कहते हैं कि बाकी जो है आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें फर्मेंटेशन की बात आई होगी, ऑक्सीडेज पॉजिटिव या ऐसा कोई टेस्ट नहीं आया होगा। तो कहते हैं कि कॉलरा को, विब्रियो कॉलरा को, बाकी जो मैंने आप लोगों को और इंटेरोबैक्टीरिया बैक्टीरिया पढ़ाए हैं उनसे हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेज प्रोडक्शन। तो ये ऑक्सीडेज जो है एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। हैबिटेट क्या है, कॉलन है, और इसके अलावा शेल फिश में भी ये पाया जाता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ट्रांसमिशन क्या है, फीकल ओरल रूट है। पैथोजेनेसिस क्या है, मैसी वाटरी डायरिया। करना सबने डायरिया ही है, जितने भी ये इंटेरो बैक्टीरिया में आप लोग को पढ़ा रही हूँ, उन्होंने डायरिया ही कॉज करना है। बस मैक्सिमम उनके साथ क्या है कि जब इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होता है तो उन्होंने साथ में कोई और इन्फेक्शन भी कॉज करती है। अदरवाइज स्टार्ट जो इनका होगा वो डायरिया है। डायरिया करते हैं, डायरिया के साथ हो सकता है वो वाटरी डायरिया है या फिर ब्लडी डायरिया। अब वाटरी डायरिया का मतलब है कि बिल्कुल वाटर की तरह जो है इसमें डायरिया होगा। Caused by enterotoxin that activates adenylate cyclase by adding ADP ribose to stimulating G protein. Increase in cyclic adenomonophosphate causes outflow of chloride ions and water. कहते हैं कि इतना ही आप लोग याद रखो कि डायरिया जो है वो किस वजह से कॉज होता है, इंटेरोटॉक्सिन की वजह से होता है। ओके, जैसे कि आप लोगों को मैंने साल्मोनेला में पढ़ाया या इकोलाई में मैंने पढ़ाया शिगा टॉक्सिन, तो वो क्या कॉज करता था, ठीक है, उसके कौन से स्ट्रेन है जो कि इन्फेक्शन ब्लडी डायरिया करता था। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि इंटेरोटॉक्सिन की वजह से ये डायरिया हो रहा है ड्यू टू दिस बैक्टीरियम। Organism produces mucinase which enhances attachment to the intestinal mucosa. देखो, बैक्टीरिया को डिजीज कॉज करने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप रिक्वायर्ड होता है वो अटैचमेंट होती है, तो वो इसमें जो म्यूसिनेज है वो इसकी हेल्प करता है अटैचमेंट में। तो देखो म्यूसिनेज भी है, इसके अलावा ऑक्सीडेज भी इसने प्रोड्यूस किया है, इंटेरोटॉक्सिन भी हो गया, 3 मेन इसकी बातें हो गई है ना। रोल ऑफ एंडोटॉक्सिन इज अनक्लियर। वो कहते हैं कि जैसे अब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो एंडोटॉक्सिन तो प्रोड्यूस करेगा, बट वो कहते हैं कि एंडोटॉक्सिन क्या करता है इसका अभी तक कंफर्म नहीं हमें पता चल सका कि इसका रोल क्या है। आगे क्या है, इन्फेक्शियस डोज इज हाई, ग्रेटर देन 107 ऑर्गेनिजम्स आर रिक्वायर्ड फॉर कॉजिंग दिस डिजीज। तो देखो शिगेल्ला के कंपैरिजन में ये ज़्यादा बैक्टीरिया चाहिए नंबर में डिजीज़ कॉज करने के लिए। कैरियर स्टेट रेयर, वो कहते हैं कि कैरियर स्टेट भी बहुत कम होती है जो नोट की गई है।
लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या है, ग्राम स्टेन स्मीयर और कल्चरिंग है, एग्लूटिनेशन ऑफ द आइसोलेट विद नाउन एंटीसीरा कंफर्म्स द आइडेंटिफिकेशन। एग्लूटिनेशन जो है उससे हमें पता चलता है कि नाउन एंटीसीरा मतलब अब जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज स्पेशल हम जो अब हमारे माइंड में जो आता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया है तो उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज हम दोनों उनको आपस में क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो अगर क्लम्पिंग होगी, एग्लूटिनेशन होगी तो कंफर्म हम कह सकते हैं कि ये विब्रियो कॉलरा ही है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। टेट्रासाइक्लिन इज नॉट नेसेसरी बट शॉर्टन्स ड्यूरेशन एंड रिड्यूसेस कैरियज। वो कहते हैं कि टेट्रासाइक्लिन जो है एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं कि वैसे तो ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट से डायरिया ट्रीट हो जाता है, सेल्फ हील है। बट क्या है, कहता है कि अगर हम जो ये इन्फेक्शन हुआ है इसके ड्यूरेशन को शॉर्ट करने के लिए या फिर वो कैरियज इसको रिड्यूस करने के लिए जो है वो एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो कुछ डायरिया की टाइप्स ऐसी हैं जो कि सेल्फ हीलिंग होती हैं, 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ तो सिंपल क्या होता है कि हम पानी ज़्यादा पीते हैं वो ट्रीट हो जाता है, खुद ही हील हो जाता है। बट कई बार ऐसे होता है कि हमारा डायरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा आगे प्रोसीड कर रहा होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर हमें एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत पड़ती है। प्रिवेंशन क्या है, वही है इनकी डायरिया की जो है प्रिवेंटिव मेजर सेम ही होंगे सब में कि हम मैक्सिमम वो सारी बातें फॉलो करें, प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करें जो कि इस इन्फेक्शन को स्प्रेड ना कर सके। कौन कौन सी हैं वो बातें, सेविज डिस्पोजल है कि हमारा जो वेस्ट है उसको प्रॉपर वे में डिस्पोज करें। इसके अलावा वाटर की क्लोरिनेशन है, स्टूल कल्चर्स करवाएं फूड हैंडलर्स का, और इसके अलावा क्या है, हैंड वॉशिंग करें। वैक्सीन कंटेनिंग किड सेल्स हैज़ लिमिटेड इफेक्टिवनेस। वो कहते हैं कि वैक्सीन अवेलेबल है, इतना आपको पता होना चाहिए, बट वो किल्ड है तो इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं आती। टेट्रासाइक्लिन यूज फॉर क्लोज कॉन्टैक्ट्स। अब कहते हैं कि देखो कुछ मेडिसिन कुछ डिजीज़ ऐसी हैं उसमें जो है हम प्रोफाइलेक्टिव मेजर्स में, फॉर एग्जांपल ये डिजीज़ होने से पहले हम एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते। बट वो कहते हैं कि विब्रियो कॉलरा, फॉर एग्जांपल किसी को कॉलरा का इन्फेक्शन हुआ है तो हम जो है हम इस प्रिवेंटिव मेजर्स में कि हमें नहीं हो जाए तो हम टेट्रासाइक्लिन ले सकते हैं जो कि एक एंटीबायोटिक है। क्लास, अब विब्रियो कॉलरा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें जल्दी से। 4th बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव रोड्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, और अभी तक सारे हम इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया ही पढ़ रहे हैं। ये सारे बैक्टीरिया जो है इनका हैबिटेट क्या है हमारा कॉलन है। हरी अप क्लास। और फ्राइडे के लिए मुझे आप लोगों ने टॉपिक नहीं बताया, फ्राइडे को किस टॉपिक पर टेस्ट देना है आप लोगों ने? क्लास सिर्फ निशा ही सुन रही है, बाकी आप लोग नहीं सुन रहे क्या? ओके, चलिए आप लोगों ने जो है ग्राम पॉजिटिव रोड्स, आई थिंक मैंने आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। 2 जो हैं ग्राम पॉजिटिव रोड्स में जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं उनका टेस्ट होगा आप लोग का। अगर आप लोग पूरा देखो, दरमियान में भी आज का दिन भी है, मैंने कल का आप लोग को ये टेस्ट बताया हुआ है। अगर आप लोग पूरा चैप्टर कर सकते हो तो ये सारे बैक्टीरिया कर लो, बट चलो रहने दो, आप लोग बस वही करो, क्लोस्ट्रीडियम और उससे पहले जो एंथ्रासिस है बेसलेस स्पीशीज वो करनी है।
5 बैक्टीरिया हैं वो आप लोगों ने करने हैं। क्लोस्ट्रीडियम की स्पीशीज हैं 4 और साथ में क्या है बेसलेस है। और चीटिंग किए बगैर आप लोगों ने सॉल्व करना है। देखो अभी टाइम है आप लोगों के पास, कभी भी आप लोग की डेट शीट आ सकती है, तो आप लोगों के पास ये बार-बार टाइम नहीं होगा। मिक्स हो जाएगा ना, इसलिए मैं कह रही हूँ हाफ कर लो। निम्रा हाफ भी मिक्स हो जाएगा क्या क्लोस्ट्रीडियम का और बेसलेस का? ये सिर्फ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, मैंने नॉन स्पोर फॉर्मिंग में हमने सिर्फ एक ही पढ़ा हुआ है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। हाँ जी, चलें कोई बात नहीं, फिर भी निशा पढ़ना तो है ना, तो आप लोग कोई बात नहीं, वो मैं 2 का नहीं फिर पूरे चैप्टर का इकट्ठा टेस्ट लूँगी। उसमें फिर ये वाले भी बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग, जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो इन दोनों पर होगा। नहीं निम्रा, बस आप लोगों ने स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड्स ही करने हैं, जिसमें क्लोस्ट्रीडियम की 4 स्पीशीज़ हैं और साथ में एंथ्रासिस है, बेसलेस है। नेक्स्ट वीक में इस पूरे का ही टेस्ट होगा, जिसमें स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग दोनों हो जाएंगे। ओके क्लास, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, कोई मुझे बताएगा कि ये बैक्टीरिया इसकी कौन सी डिजीज़ से आप लोग फेमिलियर हो? इसे एच पाइलोरी भी कहते हैं। एच पाइलोरी, ओके गैस्ट्राइटिस है। गुड निम्रा, इसके अलावा कोई और बताएगा? गैस्ट्राइटिस के अलावा कोई और बताएगा? गैस्ट्रिक अल्सर, जानते हो अल्सर? तो ये स्टमक में जो है अल्सर जो है वो इस वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। स्टमक इन्फेक्शन के साथ साथ अल्सर भी, उनके अंदर अल्सर क्या होता है आप लोग को पता होगा कि अल्सर भी करता है ये। गैस्ट्रिक एंड पेप्टिक अल्सर है, इसके अलावा रिस्क फैक्टर फॉर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। अब देखो सिर्फ ये नहीं है कि गैस्ट्राइटिस या फिर उसमें पेप्टिक में क्या किया उसने, अल्सर किया है, ये जो है गैस्ट्रिक में स्टमक के कार्सिनोमा, आप लोग ये पढ़ रहे होगे नॉटमी में, कार्सिनोमा क्या है, कैंसर टाइप जो है, स्टमक का कैंसर कॉज करने में भी इनका रोल होता है। आगे क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्या है कर्व्ड है, ग्राम नेगेटिव रोड है। हैबिटेट क्या है, ह्यूमन स्टमक है। बाकी जो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया वो कोलन के में थे, ठीक है, बट ये जो है स्टमक में है। ये स्टमक में नॉर्मली जो एग्जिस्ट करता है। ट्रांसमिशन जो है इस बाय इंजेक्शन है, कि हमने कोई कंटेमिनेटेड फूड ईट किया है या वाटर ड्रिंक किया है। पैथोजेनेसिस क्या है, अब इसने अल्सर किस तरह से कॉज करना है। ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज यूरिएस, ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है विच प्रोड्यूस अमोनिया। अब अमोनिया जो है बेसिकली गैस है, उससे क्या होगा, डेट डैमेजेस गैस्ट्रिक म्यूकोसा। मैंने आपको बताया कि जैसे बाहर वाली स्किन जो है, पूरी स्किन बाहर से कवर की हुई है इसने हमारी बॉडी को, तो इनर साइड पे जो है वो म्यूकोसा ने कवर किया हुआ है। बाहर की स्किन में कोई रप्चर होता है, कट लगता है, तो क्या होता है, हमारे जख्म बनते हैं ना। तो अब अंदर वाली स्किन को अगर किसी ने डैमेज किया है तो डेफिनेटली अंदर फिर क्या होता है, उसके रिजल्ट में क्या होगा, अल्सर बन जाएगा। जख्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हमारी बाहर स्किन पे कट लगता है या ये डैमेज होती है, ब्रेक डाउन होती है, तो क्या होगा, हमारे जख्म बनते हैं ना। सेम एज वो अल्सर क्या है, मिकोसा में जो इंटरनल लाइनिंग है वो अगर वो डैमेज हो रही है तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, अल्सर बनेगा। अमोनिया also neutralizes acid pH
in stomach which allows the organism to live in gastric mucosa। अब वो कहते हैं कि अमोनिया जो एक तो उसने हमारे गैस्ट्रिक की जो म्यूकोसल सरफेस है उसको डैमेज किया, साथ में वो क्या करता है कि स्टमक का जो एक इन्वायरमेंट है एसिडिक उसको भी कम करता है। किस तरह से? इस अमोनिया ने पीएच को कम किया, एसिडिक पीएच को कम न्यूट्रलाइज किया, मतलब कि पीएच अब जो है वो कम नहीं रहेगी, न्यूट्रल इन्वायरमेंट स्टमक का कर देगा, जिसकी वजह से क्या है ये बैक्टीरिया वहाँ पर इजीली ग्रो कर सकता है। एसिडिक इन्वायरमेंट में मोस्टली बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते, उन्हें न्यूट्रल इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो कहते हैं कि अमोनिया जो है वो उसका एंटीडोट है एसिड का, तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सिंपल इतनी सी पैथोलॉजी है कि उसने म्यूकोजल सरफेस को डैमेज किया, उसके रिजल्ट में अल्सर हो गए, और इसके अलावा क्या है पीएच को एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करके ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में फैसिलिटेट इसे करता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है? गैस्ट्राइटिस है, पेप्टिक अल्सर है। कहते हैं कि अब इनमें होता क्या है, अल्सर अगर किसी के बन गए हैं तो उसकी कंडीशन में मतलब आप पेशेंट किस तरह से रिप्रेजेंट होता है क्लिनिकली। वो कहता है कि उसमें क्या होती है, उसे पेन रहती है अपर एब्डोमेन, उस पेट में हर टाइम क्या होता है वो पेन की ही कंप्लेन करता रहता है पेशेंट। इसके अलावा फ्रीक्वेंटली अकम्पेन्ड बाय ब्लीडिंग इनटू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। वो कहता है कि क्या होता है कि उसे ब्लीडिंग की भी कंप्लेन रहती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, जीआईटी सिस्टम में। तो ये जो फाइंडिंग्स हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं इन पेशेंट्स के पेप्टिक अल्सर या फिर गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट्स में। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है? ग्राम स्टेन और कल्चरिंग है, यूरिएस ये पॉजिटिव है, ओके। और इसके अलावा सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर एंटीबॉडी एंड द यूरिया ब्रीथ टेस्ट। यूरिया ब्रीथ टेस्ट, यूरिएस पॉजिटिव है तो अब क्या है यूरिया ब्रीथ टेस्ट इसके लिए हम परफॉर्म करते हैं। अब उसमें बेसिकली आप लोग को आगे ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि यूरिया ब्रीथ टेस्ट होता क्या है, बट आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने लिखा हुआ है कि यूरिया ब्रीथ टेस्ट में बेसिकली परफॉर्म क्या करते हैं। बाकी आप लोग फेमिलियर हो ना कल्चरिंग से, कल्चर किस तरह से बैक्टीरिया के करते हैं या फिर ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हैं। तो इस तरह से अगर यूरिया ब्रीथ टेस्ट है आपकी जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसमें क्या होगा कि रेडियो लेबल्ड यूरिया इज इंजेस्टेड। अब पेशेंट को क्या करवाया जाता है कि ऐसा यूरिया जो कि रेडियो लेबल्ड होता है, ये जो है वो टेस्ट होते हैं। इसमें क्या है अब उसे हमने यूरिया खुद से, क्योंकि वो यूरिएस प्रोड्यूस कर रहा है। यूरिएस क्या है? एंजाइम है जो कि यूरिया को ब्रेक डाउन करता है। अब हमने ये कंफर्म करना है कि वो वाकई यूरिएस पॉजिटिव है या नहीं पॉजिटिव। तो इस तरह से क्या है हम उसके लिए ज़ाहिर है जब तक यूरिया बॉडी में इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे तो कैसे यूरिया की ब्रेक डाउन करेगा। अब यूरिया हमने खुद से पेशेंट को इंजेस्ट करवाया, अब उसके बाद क्या होगा यूरिएस जो कि ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है वो इस यूरिया को ब्रेक डाउन कर देगा। यूरिएस विल क्लीव द इंजेस्टेड यूरिया। क्लीव मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। इस यूरिया की जब ब्रेक डाउन हो जाएगी तो क्या होगा रेडियो लेबल्ड का CO इज इवॉल्व, उसके कंडीशन में CO प्रोड्यूस होगी और रेडियो एक्टिविटी इज डिटेक्टेड इन द ब्रेथ। तो पेशेंट की ब्रेथ के थ्रू जो है हम डिटेक्ट करते हैं कि उसमें रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है। रेडिएशन टाइप जो उसकी ये होते हैं, ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं एंडोस्कोपी वगैरह में और इस तरह से। बायोप्सी ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, बायोप्सी भी इसमें की जाती है। बायोप्सी मीन क्या होती है कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा के टिश्यूज़ का छोटा सा पीस लिया जाता है, फिर उस पीस के अंदर जो है वो हम इस बैक्टीरिया की प्रेजेंस देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करता है ये स्टमक के म्यूकोसा के अंदर अटैच होता है, उसको डैमेज करता है। ज़ाहिर है वहाँ पर डैमेज वो कर रहा है म्यूकोसा को तो प्रेजेंट भी होगा। तो अगर हमने वो म्यूकोसा का सैंपल लिया है तो उसके अंदर बैक्टीरिया की प्रेजेंस हम देख सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? अमोक्सिलिन है, मेट्रोनिडाज़ोल है और बिस्मथ है। इसमें से आप लोग अमोक्सिलिन और मेट्रोनिडाज़ोल फ्लैजेल है, ये तो याद रख सकते हो ना। आगे प्रिवेंशन क्या है? नो वैक्सीन और ड्रग इज़ अवेलेबल अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया। एच पाइलोरी के अगेंस्ट जो है वो कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बट ये क्या करता है गैस्ट्राइटिस और पाइलोरिक अल्सर करता है और साथ साथ क्या है कार्सिनोमा का भी कॉज होता है। क्लास क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे आई थिंक 2 बैक्टीरिया हम
और पढ़ सकते हैं। मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी ताकि आप लोग का सिलेबस तो एटलीस्ट जल्दी से कंप्लीट हो जाए। चलें ठीक है क्लास। क्लैप्शिला न्यूमोनाई, देखो न्यूमोनाई से आप लोग क्या इंडिकेट कर सकते हो कि ये बैक्टीरिया कौन सी डिजीज कॉज करता है। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई है, उसने कौन कौन सी डिजीज कॉज की थी, सेम एज क्लैप्शिला न्यूमोनाई है। नेम से उसका थोड़ा पता चल रहा है कि ये कौन सी डिजीज कॉज कर सकता है। आप लोग क्या लिखोगे अगर इसकी मैं डिजीज पूछती हूँ तो? इस नेम को देख के निमोनिया, गुड निमरा। देखो नाम से भी थोड़ी सी इंडिकेशन हो गई है कि न्यूमोनाई है तो ये निमोनिया कॉज करेगा। अच्छा, एक और उसके साथ मैंने आपको बताया था जो निमोनिया कॉज करते हैं मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैप्सुलेटेड होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई इज अ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। सेम एज जो है वो क्लैप्शिला न्यूमोनाई भी कैप्सुलेटेड होगा। ये भी आप लोगों ने दो बातें इनकी सेम याद रखनी है। अब निमोनिया की फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखूं कि इन लिस्ट द नेम ऑफ बैक्टीरिया विच आर कॉजिंग निमोनिया, तो आप उसमें ये दो बैक्टीरिया लिख सकते हो। उसके साथ साथ अगर मैं ये क्वेश्चन करूँ कि इन लिस्ट द नेम ऑफ बैक्टीरिया विच हैव कैप्सूल, तो आप लोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के साथ ये क्लैप्शिला न्यूमोनाई भी लिखोगे। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है जी। सबका पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है, सिर्फ एक बैक्टीरिया का डिफरेंट है जो कि डी ग्लूटामेट से बना हुआ है। वो आप लोगों ने याद रखना है कि वो किस बैक्टीरिया का है कैप्सूल ऐसा। डिजीजेस जो है निमोनिया है, यूटीआई है और साथ में क्या करता है सेप्सिस भी करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फैकल्टेटिव है, ग्राम नेगेटिव रोड्स हैं विद लार्ज पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है। ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात है। हैबिटेट क्या है, ह्यूमन अपर रेस्पिरेटरी एंड इंटेरिक ट्रैक। देखो निमोनाई है, निमोनाई से आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो है वो क्या है, इंटेरिक मतलब जीआईटी के इन्फेक्शन कॉज करने के साथ साथ क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के भी इन्फेक्शन जो कि निमोनिया है वो भी कॉज करता है। ठीक है, तो इसका हैबिटेट दोनों ही आप लोग लिखोगे। अगर निमोनिया डिसीज लिख रहे हो तो उसका ट्रैक जो है हैबिटेट मतलब कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, वहाँ भी डिसीज कॉज करता है। ट्रांसमिशन क्या है, ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसमिटेड टू द लंग्स बाय एस्पिरेशन फ्रॉम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड बाय इनहेलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। देखो ड्रॉपलेट्स ये कहते हैं कि जब आप लोग छींक वगैरह करते हो तो आपके ड्रॉप्स जो होते हैं वो बाहर आते हैं, इसलिए कहते हैं कि आगे जो है हाथ रखा करें। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि अगर किसी को छींक आई है और उसने आगे हाथ नहीं रखा तो उसके ड्रॉप्स जो होते हैं वो एयर में आते हैं और आप लोग भी उसी एयर में अपनी सांस ले रहे होते हो। तो इस तरह से क्या होता है कि उसी ब्रीथिंग के प्रोसेस में जो होते हैं वो ड्रॉप्स होते हैं, आप भी इनहेल कर रहे होते हो। अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड है इस क्लैप्शिला न्यूमोनाई के साथ तो क्या होता है कि अगर आपने वो ड्रॉप्स इनहेल कर लिए हैं तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, वो बैक्टीरिया आप में भी ट्रांसफ़र हो गया है, तो इसे ट्रांसमिशन कहते हैं। इसके अलावा क्या है, इट इज़ ट्रांसमिटेड। अब देखो दो जगहों पे ये प्रेजेंट है, ये मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी ट्रैक में कैसे पहुंचा बैक्टीरिया। अब जो है वो हमारा जीआईटी ट्रैक में कैसे पहुंचता है, इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द यूरिनरी ट्रैक बाय एसेंडिंग स्प्रेड ऑफ फीकल फ्लोरा। जीआईटी में है, ठीक है, तो अब जो है फीकल फ्लोरा क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो है जीआईटी में प्रेजेंट था तो क्या है हमारे फीसिस में भी एक्सक्रीट हुआ। तो अगर जो है हमारे जो कह रहा है कि फीकल फ्लोरा जो है वहाँ से इसका एसेंड में ऊपर की तरफ जो बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो गया है तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये यूरिनरी ट्रैक में भी चला जाएगा। जीआईटी ट्रैक से यूरिनरी ट्रैक में हमारा चला जाता है बैक्टीरिया, इस तरह से इसकी ट्रांसमिशन हुई है। पैथोजेनेसिस क्या है, एंडोटॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करता है, उसके रिजल्ट में क्या होता है फीवर और शॉक, इसके साथ साथ सेप्सिस भी कॉज करता है। एक्सोटॉक्सिन नहीं इसमें प्रेजेंट। ऑर्गेनिज्म हैज़ लार्ज कैप्सूल है जो कि क्या करता है फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को इनहिबिट करता है। क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज प्रीडिस्पोजेस टू निमोनिया, और कहते हैं कि क्या आता है पल्मोनरी डिजीज क्रॉनिक में अगर प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन रहे तो उसके रिजल्ट में निमोनिया भी होता है। कैथराइजेशन प्रीडिस्पोजेस टू यूटीआई, कैथराइजेशन मैंने आपको बताया था यूरिनरी कैथराइजेशन की बात हो रही है।
कि पेशेंट को जो है ये यूरिन कैथेटर इंसर्ट करते हुए क्या होता है, ये बैक्टीरिया भी ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या होता है कि ये हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट में चला जाता है बैक्टीरिया। इस तरह से जब यूरिनरी ट्रैक्ट तक इसकी एक्सेस हो जाती है तो ये यूटीआई कॉज करता है बैक्टीरिया। क्लियर हुई इसकी पैथोजेनेसिस। इसकी पैथोजेनेसिस में अगर कोई एक डिजीज़ कॉज करता है तो उसको भी बता सकते हैं कि इसने ये डिजीज़ कैसे कॉज की। साथ में हमने बेसिकली बताना क्या होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं जो कि डिजीज़ कॉज करने में इसे सपोर्ट कर रही होती हैं, फैसिलिटेट कर रही होती हैं। तो इसमें एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट था। एंडोटॉक्सिन ने किस तरह से डिजीज़ कॉज की है, फीवर किया है, शॉक किया है, सेप्सिस किया है। इसके अलावा इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, कैप्सूल है। कैप्सूल का हमने बताना है कि उसने किस तरह से डिजीज़ कॉज करने में रोल प्ले किया है। तो इसने थ्रू एंटीफेगोसाइटोसिस के थ्रू जो है इस बैक्टीरिया को फैसिलिटेट किया है डिजीज़ कॉज करने में। इसके अलावा वो कहते हैं कि कैथराइजेशन जो है उसका रोल है यूटीआई कॉज करने में। क्लियर है क्लास? अभी आप लोग सुन तो रहे हो या आप लोगों ने याद भी रखनी है सारी बातें। लुबैना कहाँ है? आज उसने नहीं ज्वाइन किया होगा। कोर्स बढ़ता है तो लुबैना को बहुत इशू होते हैं, सना वगैरह। ओके, लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है? वही ग्राहम स्टेनिंग स्मीयर है और कल्चरिंग है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? म्यूकॉइड कॉलोनीज। अब म्यूकॉइड कॉलोनीज क्या है कि बैक्टीरिया की जो है कल्चर के अंदर हम म्यूकॉइड कॉलोनीज जो होते हैं ऑब्जर्व करते हैं, जो कि किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि उस बैक्टीरिया का कैप्सूल, थिक कैप्सूल प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से म्यूकॉइड कॉलोनीज। अपीयरेंस किस तरह से आती है? बहुत ज़्यादा म्यूकॉइड टाइप आती है, म्यूकस टाइप की जो है अपीयरेंस होगी कल्चर के ऊपर। लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज होंगी ऑन मैकोनकी एकर, मतलब ये लैक्टोज को फर्मेंट करता है। डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम इंटेरोबैक्टर एंड सेराशिया बाय बायोकेमिकल रिएक्शंस। चलें, वो तो बाकी तो ये है कि इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। बाकी ये है कि आप लोगों ने ग्राहम स्टेनिंग स्मीयर करेंगे, कल्चरिंग करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे म्यूकॉइड कॉलोनीज को कल्चर के ऊपर। इसके अलावा लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज भी ऑब्जर्व होती हैं। ट्रीटमेंट क्या है? सेफ्लोस्पोरिन से अलोन मतलब या तो सिर्फ सिंपल सेफ्लोस्पोरिन दे देते हैं या फिर उसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ भी देते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ये मैंने आप लोगों को एंटीबायोटिक्स में पढ़ाए हुए हैं। बट एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग मस्ट बी डन। कहते हैं कि जब कोई ऐसा इन्फेक्शन होता है तो उसमें हमने कल्चरिंग करवाने के साथ साथ एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी परफॉर्म करवाना चाहिए। मतलब ये कि कभी ये मेडिसिन दो, ये दो, उससे बेहतर है कि हम ये टेस्ट परफॉर्म करवा लें। उसमें ये क्लियर हो जाता है कि इस टाइम बैक्टीरिया कौन सा प्रेजेंट है और उसको कौन सी मेडिसिन से वो सेंसिटिव है, किससे वो रेजिस्ट कर रहा है। सेंसिटिव मीन किस मेडिसिन से वो किल हो रहा है और किससे वो नहीं किल हो रहा है, ये लेबॉर्ट्री में ही चेक कर लेते हैं। तो फिर जो हमें टेस्ट के बाद रिजल्ट मिलता है, फॉर एग्जांपल हमें पता चलता है कि ये सेफ्लोस्पोरिन से सेंसिटिव है, किल हो रहा था, तो डॉक्टर फिर क्या करता है, सेफ्लोस्पोरिन ही उसे रिकमेंड कर देते हैं। प्रिवेंशन क्या है? ये मैंने आप लोग को एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट आई थिंक आप लोग को पूरा बोर्ड पे समझाया हुआ है किस तरह से वो एक पेट्री डिश है, पेट्री डिश के अंदर जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाई है और उसके ऊपर जो होता है डिफरेंट टाइप्स की एंटीबायोटिक्स की छोटी छोटी स्ट्रिप्स रखते हैं। तो फिर देखते हैं कि किस एंटीबायोटिक की स्ट्रिप के इर्द गिर्द जो है वो बैक्टीरिया की ज़्यादा किलिंग हुई है, ज़्यादा बैक्टीरिया डेथ हुए हुए हैं, मतलब कि एरिया इर्द गिर्द का क्लियर हुआ है। तो इससे हमें पता, अगर बिल्कुल एरिया क्लियर नहीं हुआ तो इससे हमें पता चलता है कि इस एंटीबायोटिक से ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, मतलब वो किल नहीं हुआ, तो उसके इर्द गिर्द कोई क्लियर मीन कि वो एरिया साफ नहीं हुआ होगा, प्लेन नहीं होगा, इनफैक्ट वैसे की वैसी कॉलोनीज की ग्रोथ शो हमें होगी। प्रिवेंशन में क्या है? नो वैक्सीन और ड्रग इज अवेलेबल, यूरिनरी एंड इंट्रावेनस कैथेटर्स शुड बी रिमूव्ड प्रॉम्प्टली। वो कहते हैं कि देखो यूटीआई कॉज करता है तो हमें चाहिए कि ये बैक्टीरिया हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट में ना या फिर ब्लड के तक पहुँचे ही नहीं। तो किस तरह से, अगर ये दोनों कैथेटर लगवाना ज़रूरी है पेशेंट को, यूरिनरी और इंट्रावेनस कैथेटर अगर लगाना, ज़ाहिर है पेशेंट को लगाने पड़ते हैं, तो कहते हैं कि इन्हें फ्रीक्वेंटली रिमूव करना चाहिए।
ये नहीं है कि बस लग गया तो 10 दिन पेशेंट उसी आईवी लाइन के साथ और उसी इस यूरिन बैग के साथ ही उसके 10 दिन गुजार दो। इनफैक्ट क्या है कि इसे चेंज करते रहना चाहिए। क्लास मैंने आपको अभी तक कितने बैक्टीरिया पढ़ाती है, मुझे नेम्स जल्दी से लिख के बताओ जो आज मैंने पढ़ाए हैं। विब्रियो कॉलरा क्लैप्सिला निमोनिया दरमियान वाला एक बैक्टीरिया कहाँ गया है निशा? एच पाइलोरी कहाँ गया है? एच पाइलोरी, विब्रियो कॉलरा और क्लैप्सिला निमोनिया। ओके, 3 बैक्टीरिया पढ़े हैं। चौथा मैं पढ़ा दूँ? अभी टाइम है, हम लोग पढ़ सकते हैं। ओके क्लास, उसके बाद जो बैक्टीरिया है वो है प्रोटियस। प्रोटियस स्पीशीज़ है, उसमें क्या-क्या है? प्रोटियस वल्गैरिस है, प्रोटियस मिराबिलिस है। ये जो अब मैंने ऊपर से मेन ऊपर एक बैक्टीरिया लिखा है और इसके नीचे उसकी स्पीशीज़ लिखी हुई हैं, वो आप लोगों ने उसके नेम्स याद रखने हैं कि प्रोटियस में फॉर एग्जांपल प्रोटियस वल्गैरिस आया हुआ है या मिराबिलिस का डिस्कस किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नेम्स जो हैं वो प्रोटियस की ही स्पीशीज़ है। यूटीआई कॉज करेगा, इसके अलावा सेप्सिस कॉज करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फैकल्टेटिव ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, हाईली मोटाइल है। ये मोटाइल बैक्टीरिया है। अगर मोटाइल बैक्टीरिया की अभी तक जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स में आप लोगों ने पढ़े हैं उसमें से कोई मुझे बता सकते हैं इससे पहले कौन सा मोटाइल बैक्टीरिया आप लोगों ने पढ़ा है? साल्मोनेला। निशा गुड। ठीक है, साल्मोनेला हो गया और इधर से आपको ये प्रोटियस हो गया, मोटाइल बैक्टीरिया है। तो आप लोग को ये एग्जांपल याद रहनी चाहिए। ओके, उसके बाद क्या है? प्रोड्यूस यूरिएस। यूरिएस प्रोड्यूस करता है। हैबिटेट इसका क्या है? ह्यूमन कॉलन है। और साथ में क्या है? साकिब आप कब से सुन रहे हो या अभी ज्वाइन किया है? हैबिटेट इज द ह्यूमन कॉलन एंड द इन्वायरमेंट। कौन सा है? सॉइल और वाटर में भी प्रेजेंट होता है ये बैक्टीरिया। ट्रांसमिशन टू यूरिनरी ट्रैक इज बाय असेंडिंग स्प्रेड ऑफ फीकल फ्लोरा। ओके क्लास, तो फीकल फ्लोरा के ट्रांसमिशन जो है वो कहाँ तक हो रही है? हमारे यूरिनरी ट्रैक तक हुई है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक तक पहुंचा है, तो इसने यूटीआई कॉज किया। तो क्लास, जो हमने पहले 3 बैक्टीरिया पढ़े थे उन्होंने क्या किया था? डायरिया कॉज किया था। पहले साल कौन कौन से हैं? इकोलाई है। इकोलाई वैसे यूटीआई भी करता है। इकोलाई यूटीआई उसने कॉज किया। साल्मोनेला और शिगेल्ला ने डायरिया कॉज किया, वाटरी डायरिया किया या फिर ब्लडी डायरिया किया। उसके बाद जो बैक्टीरिया है कौन सा था? एच पाइलोरी था। एच पाइलोरी ने तो बिल्कुल डिफरेंट किया ना, अल्सर किए, गैस्ट्राइटिस और पाइलोरिक अल्सर किए हैं।
इसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया क्लैप्शिला निमोनाई, तो उसने भी निमोनिया टाइप किया, यूटीआई किया, तो ये वाला बैक्टीरिया भी यूटीआई कर रहा है। आप लोगों ने अब इसमें ये नहीं लिख देना, क्योंकि ये यूटीआई में यूरिनी ट्रैक तक जाता है जहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करता है, तो आप इसमें डायरिया नहीं लिखोगे। तो आप लोगों ने इसमें दो ही तरह के बैक्टीरिया हैं, या तो वो डायरिया कॉज कर रहे हैं या यूटीआई कॉज कर रहे हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। पैथोजेनेसिस क्या है? एंडोटॉक्सिन है। अब ज़्यादा ग्राम नेगेटिव है तो हम एंडोटॉक्सिन की बात करेंगे। एंडोटॉक्सिन क्या है? कॉजेज फीवर एंड शॉक एसोसिएटेड विद सेप्सिस। एक्सोटॉक्सिन जो कहते हैं कि अभी उसका हमें क्लियर नहीं है कि प्रोड्यूस करता है या नहीं प्रोड्यूस करता है। यूरिएज जो है वो मैंने आपको बताया था कि ये यूरिएज पॉजिटिव है, मतलब यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। अब ये यूरिएज एंजाइम ज़ाहिर है एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है तो ये कुछ ना कुछ तो करेगा, यूरिया का ब्रेक डाउन करेगा। यूरिया जो है वो ब्रेक डाउन हुआ तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ तक आप लोग को आगे जो है आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी आप लोगों ने ये लिखना है यूरिएज इज अ विरुलेंस फैक्टर, बस इतना ही लिख देना आप लोग, काफ़ी होगा। बट मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ यूरिएज इज अ विरुलेंस फैक्टर बिकॉज इट डिग्रेड्स। ज़ाहिर है यूरिएज एज जो होता है वो एंजाइम होता है, और जो स्टार्ट में नेम होता है मतलब वो इस चीज़ को ब्रेक डाउन करता है। यूरिएज में यूरिया को ब्रेक डाउन करेगा। यूरिया जो है वो डिग्रेड हुआ तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ है? अमोनिया प्रोड्यूस हुई है। अमोनिया ने क्या किया है? पीएच को रेज किया है, ठीक है। उसके रिजल्ट में क्या? रेस में पीएच रेज करने का क्या मतलब है? पीएच अब एसिडिक हो रही है या अल्कलाइन हो रही है? जल्दी से मुझे बताएं। रेज दी पीएच, अब जो है वो इन्वायरमेंट एसिडिक हो रहा है या अल्कली इन्वायरमेंट आएगा इसकी वजह से? जल्दी से बताएं। पीएच ज़्यादा होने से क्या होता है? एसिडिक की पीएच क्या है राबिया मुझे? क्लास जल्दी से मुझे बताएं। अल्कलाइन, ठीक है। देखो पीएच जो है वो रेज का मतलब है कि पीएच ज़्यादा हो रही है। मैंने पीएच की रेंजेस आप लोग को, फॉर एग्जांपल हम 5 कर लें, 5 से कम है तो वो क्या है? इनफैक्ट 7 से कम होती है, 7 से कम है तो वो एसिडिक पीएच है, ठीक है। मतलब सबसे कम पीएच कम है तो वो एसिडिक इन्वायरमेंट है, 7 है तो वो क्या है? न्यूट्रल इन्वायरमेंट है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या होता है? एक तरह से पेशेंट अल्कलाइन हो रहा था, अल्कलाइन फेज में जाता है, अल्कलाइन होगा, ठीक है। तो ये अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में भी आप लोगों को पढ़ाया है कि जब अमोनिया प्रोड्यूस हुई है तो वो क्या है? एसिडिक पीएच का एंटीडोट होता है। पीएच को जो होता है वो एसिडिक पीएच को कम कर देता है और फैसिलिटेट करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ में, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में इतना ईजिली ग्रो नहीं कर सकते, इनफैक्ट वहाँ पर जाते ही किल हो जाते हैं ड्यू टू दिस एसिडिक पीएच। ओके राबिया, गुड, ठीक है। तो ये देखो इधर सिंपल ये लिखा हुआ था विच रेज दी पीएच, तो आपको जब तक मैं ये क्वेश्चन नहीं करती, आप लोग मुझे नहीं बताते, पार्टिसिपेट नहीं करते, तो आपको नहीं पता चलना था। सिंपल आप लोग पैथोजेनेसिस में इतना भी लिख सकते हो यूरिएज प्रोड्यूस करते हैं ना, बट अब यूरिएज ज़ाहिर एंजाइम प्रोड्यूस किया तो उसकी कोई तो प्रोसेस होगा ना, डिजीज़ कॉज करने में उसका रोल होगा। तो वो रोल ये है कि यूरिएज जो है वो यूरिया को ब्रेक डाउन करता है। यूरिया के ब्रेक डाउन से क्या होता है? अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। अमोनिया ने क्या किया है? अल्कलाइन पीएच प्रोड्यूस की है। इन्वायरमेंट जो है वो किस टाइप का कर दिया? अल्कलाइन इन्वायरमेंट कर दिया है। अल्कलाइन इन्वायरमेंट के रिजल्ट में क्या होता है? स्ट्रू वाइट स्टोन्स, कैल्शियम और फॉस्फेट के जो होते हैं ना, स्टोन्स बन जाते हैं। कहाँ पर बनते हैं? ज़ाहिर है मैं आप लोग को यूटीआई या ऐसे यूरिनरी ट्रैक का बता रही हूँ ना,
तो किडनीज़ के अंदर जो है कैल्शियम और फॉस्फेट के स्टोन्स बन जाते हैं। तो ये स्टोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से यूरिनरी एपिथेलियम जो है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और क्या करते हैं, सर्व एज अ न्यूडस। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ऐसी एरिया, अब वो स्टोन है, स्टोन जो होता है वो ऐसी चीज़ के तौर पर सर्व करेगा कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो ईज़िली सर्वाइव कर सकता है, सर्वाइव भी करता है और रेप्लिकेट भी करता है उस स्टोन के अंदर। तो क्या करता है, न्यूडस फॉर रिकरेंट इन्फेक्शन बाय ट्रैपिंग बैक्टीरिया विद इन द स्टोन। तो अब क्या होता है कि वो किडनी है, किडनी के अंदर ये कैल्शियम और फॉस्फेट के स्टोन्स बने हुए हैं, स्टोन के अंदर ये बैक्टीरिया ट्रैप रहता है, मतलब वहाँ पर ईजिली पड़ा रहता है। अब वो हमारी किडनी के अंदर रहेगा तो किडनी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा। ऑर्गेनिज्म इज़ हाईली मोटाइल है। अब देखो मोटाइल मैंने कहा है कि जो जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वो हमने पैथोजेनेसिस में डिस्कस करनी होती हैं, कि जैसे अब यूरिएस पॉजिटिव है तो ये किस तरह से डिजीज़ कॉज करेगा, एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है तो इसका क्या रोल है डिजीज़ कॉज करने में, अगर इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है तो उसका क्या रोल है। फ्लैजेला प्रेजेंट है तो क्या होता है कि बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है। तो इसकी एंट्री देखो ये क्या है, कहाँ पर जा रहा है, हमारे यूरिनी ट्रैक में ऊपर ऊपर जाता जा रहा है। और जो यूरिनी ब्लैडर है, जो स्टीराइड साइट है जहाँ पर कोई बैक्टीरिया नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होता, वहाँ पर जाता है, वहाँ पर सिस्टाइटिस वगैरह इन्फेक्शन कॉज करता है। Predisposing factors are colonization of vagina, urinary catheters, and abnormalities of urinary tract such as strictures, walls, and stones. कहते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं इस इन्फेक्शन को प्रमोट करते हैं। उस कहते हैं कि ये बैक्टीरिया वजाइना में क्लोनाइज होता है, इसके अलावा यूरिनी कैथेटर है, जिन पेशेंट्स को कैथेटर लगाते हैं उनमें, और इनके अलावा किसी पेशेंट्स में या किसी पर्सन में यूरिनी ट्रैक के कोई एबनॉर्मेलिटीज़, मतलब कोई इश्यूज़ हैं। कौन कौन से हैं, स्ट्रिक्चर्स हैं, मतलब उनके अंदर बैरियर्स बने हुए हैं, वॉल्स हैं या कोई स्टोन्स हैं। तो उनमें जो है होता है ये, देखो मैंने बताया कि जिसके पेशेंट में स्टोन है तो वहाँ ये बैक्टीरिया इजीली अटैच होकर वहाँ रह सकता है। तो इसी तरह स्टिचेस, वॉल्स वगैरह भी फैसिलिटेट करते हैं इस इन्फेक्शन को। लेबॉर्टरी डायग्नोसिस वही होगा, ग्राम स्टेनिंग है और इसके अलावा कल्चरिंग है। स्वार्मिंग इफेक्ट ओवर ब्लड एगर प्लेट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्टिव मोटिलिटी। ये स्वार्मिंग मूवमेंट्स होती हैं जो कि ऑब्जर्व की जाती हैं उसकी, कहाँ पर, ब्लड एगर के ऊपर। नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज हैं, लैक्टोज फर्मेंटर नहीं है बट यूरिएज प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा क्या है, सीरोलॉजिकल टेस्ट यूजफुल नहीं है। प्रोटियस मिराबिलस इज इंडोल नेगेटिव वेयरएज प्रोटियस वल्गैरिस मॉर्गेनी एंड प्रोविडेंसा स्पीशीज आर इंडोल पॉजिटिव है। तो इसकी मज़ीद स्पीशीज़ हैं तो आपने सिंपल यही याद रखना है कि ये इसमें से जो प्रोटियस की एक टाइप को याद रख लो कि मिराबिलस जो है वो इंडोल नेगेटिव है, बाकी जो है वो प्रोटियस की बाकी स्पीशीज़ हैं वो पॉजिटिव है। याद रख सको तो ठीक है, अदरवाइज जो ऊपर वाली बातें हैं वो ग्राम स्टेनिंग, कल्चरिंग, ये तो सब में कॉमन है ना। उसके बाद प्रोटीएस अगर पॉजिटिव है तो वो आप लोग लिख सकते हो, प्रोटीएस प्रोड्यूस करता है, यूरिएस प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीडेस प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट स्लाइड और लेबॉर्टरी डायग्नोसिस वाली ये मिलती जुलती बातें हैं। ट्रीटमेंट क्या है, मिथोप्रीन है, सल्फा मेथाजोल, मिथोक्सोल है, एम्पिसिलिन है। और ये किसके लिए, अनकम्प्लीटेड यूटीआईज के लिए, कि अगर यूटीआई ज़्यादा स्फेयर नहीं है तो उसमें हमने ये मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा कोई स्फेयर इन्फेक्शन हो गया तो उसमें थर्ड जनरेशन है सेफ्लोस्पोरिन, वो रिकमेंड की जाती है। कहते हैं कि फिर भी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट जो होते हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं कि कोई ये रिस्क ही ना रहे कि ये जो एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं उससे ये बैक्टीरिया किल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। प्रिवेंशन क्या है, नो वैक्सीन और ड्रग इज अवेलेबल। प्रमोट रिमूवल ऑफ यूरिनरी कैथेटर्स हेल्प प्रिवेंट यूटीआईज। यही हम मैक्सिमम कर सकते हैं कि यूरिनरी कैथेटर को फ्रिक्वेंटली जो है रिमूव करें, चेंज करते रहें। ओके क्लास, अब ये फोर्थ बैक्टीरिया कंप्लीट हुआ है। अब कोई और क्वेश्चन जो आप लोग पूछना चाहते हो इनसे रिलेटेड।
स्वार्मिंग, ये निम्रा आपने पूछा स्वार्मिंग क्या है? तो स्वार्मिंग बेसिकली मोटिलिटी इनकी होती है। ऐसी मोटिलिटी के मतलब ब्लड एगर के ऊपर क्या होता है कि बैक्टीरिया मूव करता जाता है और सारे स्प्रेडिंग लिखा हुआ है ना, स्प्रेड होता है, स्प्रेडिंग इफेक्ट है। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो जैसे पूरी कॉलोनी के पूरी पेट्री डिश के ऊपर फैले हुए थे, तो क्या करते हैं कि मूव करके एक ही जगह पे कॉलोनी, बड़ी सी कॉलोनी बना देते हैं, डेंस कॉलोनी बनाते हैं, मतलब मूव करते हैं और एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। स्वार्मिंग बेसिकली मोटिलिटी को शो करते हैं। ओके क्लास, आप जो है नेक्स्ट लेक्चर नहीं होगा, नेक्स्ट तो आप लोगों का टेस्ट होगा। टेस्ट देने के बाद अगर टाइम हुआ तो मैं एक बैक्टीरिया पढ़ा दूँगी मज़ीद, इसके बाद कोई एक बैक्टीरिया, ठीक है? 1 घंटे का फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम है, तो फ्राइडे को हम क्या करेंगे कि आधे घंटे का या 40 मिनट्स का टेस्ट रख लेंगे और लास्ट वाले 20 मिनट्स में मैं एक बैक्टीरिया पढ़ा दूँगी। चलिए क्लास, कुछ और आप लोग पूछना चाहो? जनरल माइक्रोबायोलॉजी सही से पढ़ रहे हो ना? 60% पेपर आपका जनरल से ही आएगा, उसे फिंगर टिप्स पे आप लोगों ने याद रखना है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ो, हर चीज़, जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं जो जर्नल में हैं, नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्या है, ठीक है? नोसोकोमियल इन्फेक्शन है क्या, और अदीना मुझे कंफर्म नहीं है इस बारे में, कॉलेज कब खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं ना। तो मैं क्या कह रही हूँ कि आप लोग जो है वो जर्नल को किस तरह से याद करो, उसमें सारी बातें याद रखो। देखो नोसोकोमियल इन्फेक्शन अगर आप लोगों ने वो पीपीटी इतनी डिटेल में पढ़ी हुई है, तो उसमें जो मेन काम की चीज़ है, आपको उसमें से एटलीस्ट 5 नेम्स जो हैं वो नोसोकोमियल इन्फेक्शंस की आने चाहिए, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि 48 आवर्स आफ्टर एडमिशन इन द हॉस्पिटल जो इन्फेक्शन होता है उसे नोसोकोमियल इन्फेक्शन कह रहे हैं। या फिर और बात जो उसमें याद रखनी है कि उसमें कौन-कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो नोसोकोमियल इन्फेक्शन कॉज़ करते हैं। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने उस पीपीटी से प्रिपेयर करने हैं। राबिया, मुझे ये भी नहीं पता कि एग्ज़ाम्स कब एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन देखो हर स्लाइड है, उसमें से जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो तो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। बाकी स्लाइड्स में जो लिखा हुआ है वो आप लोग एक नज़र देख लो, ताकि आपके माइंड में वो बात रह जाए। कोई एमसीक्यूज़ में आता है या कोई क्वेश्चन आ ही जाता है तो आप लोग लिख सको, बिल्कुल ब्लैंक नहीं हो। ठीक है, और जैसे कि मैं आप लोग को स्पेशल पढ़ा रही हूँ तो मैं इसमें बार-बार कह रही हूँ कि इसकी फर्स्ट वाली स्लाइड अच्छे से याद कर लो। उसके बाद जो जैसे मैंने आप लोग को हेपेटाइटिस पढ़ाया, उसकी पैथोजेनेसिस सबकी ही सेम है, ए और ई की थोड़ी-सी डिफरेंट है, ठीक है? कि उसमें जो है गट से शुरू होता है, ब्लड में जाता है, ब्लड से वो लिवर में जाता है। बट बी, सी और डी का डायरेक्ट ब्लड से क्या है, लिवर में गए, हेपेटोसाइट्स के अंदर इन्वेड किए हैं, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट हुआ और उसके रिजल्ट में क्या हुआ है, हेपेटोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो उसमें जो लास्ट वाली कंपैरिजन वाली स्लाइड है, स्टार्ट वाली स्लाइड्स हैं, ये आप लोग को अच्छे से याद होनी चाहिए। बाकी जनरल पे ज़्यादा फोकस करो। अब ये वाले आप लोग अपने नोट्स बनाओ जिसमें ये लिखते जाओ कौन से जो हैं 5 बैक्टीरिया यूटीआई कॉज करते हैं, 5 जो बैक्टीरिया के नेम्स लिखो जो कि डायरिया कॉज करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया के नेम्स लिखो जो कि मोटाइल हैं, 5 मोटाइल बैक्टीरिया के नेम्स लिखो, 5 कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के नेम्स लिखो। ठीक है, ये वाली बातें, इसी तरह के क्वेश्चन देखो आप लोगों ने पूरी पीपीटी इकट्ठी पढ़ी हुई है, बट क्वेश्चन आ गया है कि लिस्ट करें 5 नेम्स ऑफ बैक्टीरिया विच आर कॉजिंग यूटीआई। तो आपके माइंड में तब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, कैसे सोचते रहेंगे अच्छा ये बैक्टीरिया कर रहा था, ये नहीं कर रहा था। तो अपने नोट्स खुद बनाओ, उसमें ये लिखते जाओ। लीवर फंक्शन टेस्ट कौन कौन से होते हैं, उसमें आप लोग के SGPT SGOT होता है। इसके अलावा जो मैंने आप लोग को हेपेटाइटिस में पढ़ाया है, लिवर ट्रांसअमाइनेज लेवल होते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट के नेम आप लोग को आने चाहिए।
लीवर फंक्शन टेस्ट जो है उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं? एसजीपीटी होता है, एसजीओटी होता है, लीवर ट्रांसअमाइनेज लेवल होते हैं। चलें ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़। और टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर करना है आप लोगों ने। अटेंडेंस आप लोग की मैं बोल रही हूँ, इसके अलावा कोई प्रेजेंट है तो लगवा ले। अदीना, आयशा, साकिब, निमरा, निशा, राबिया, राफिया, रुबाब, समन, सहर, सहजिश और शमसा। इसके अलावा कोई और प्रेजेंट है? क्लास जल्दी से अपने नेम सेंड कर दो, जिनके मैंने नेम्स बोले हैं। इसके अलावा कोई और प्रेजेंट है तो बता दे। ओके रोनिका, ठीक है रोनिका प्रेजेंट है। क्लास जस्ट 1 मिनट है आप लोग के पास। अगर अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी है तो जल्दी से नेम बता दो, जिनके नेम्स मैंने बोले हैं। इसके अलावा कोई प्रेजेंट है तो ओके। मोहम्मद साकिब आपकी मार्क हो गई है। चलें ठीक है क्लास, आई थिंक आप लोग वही प्रेजेंट है। अल्लाह हाफिज़ क्लास।